हेलो स्टूडेंट्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने अपना कर लिया है। अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हमने समझ लिया है। अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आप इंट्रोडक्शन में, तो शुरुआत में क्या माना जाता था बेटा कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है वो दोनों सेपरेट सब्जेक्ट है, तो इनको सेपरेट ब्रांच माना जाता था, अलग अलग, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। और सबसे पहले इसका जो एविडेंस, सबूत के तौर पे बात करें तो वो जो आपके डेनिस के फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ठीक है, इनसे हमें पता चला। तो हुआ क्या, 1820 की बात है ये, 1820 की। ओरेस्टेड अपना एक लेक्चर दे रहे थे, तो जिस समय वो लेक्चर दे रहे थे साथ में डेमोन्स्ट्रेशन भी, यानी एक तरह से ये लगा लो वो लैब में थे, ठीक है। या ये मान लीजिए अपनी टेबल पर कुछ ना कुछ सामान रखे हुए थे जो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना था। तो एक तरह का छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे लेक्चर के दौरान। तो उसी दौरान एक्सीडेंटली, अपने आप अचानक बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि एक करंट कैरिंग जो वायर है वो मैग्नेटिक कंपास के पैरेलल रखी हुई होती है, और वो उसका स्विच ऑन कर देते हैं। यानी एक बैटरी से कनेक्टेड एक करंट कैरिंग वायर है और बैटरी का स्विच ऑन कर देते हैं, और उसी के बगल में पास में क्या रखी हुई है, एक कंपास नीडल। वो या तो ऊपर थी या नीचे थी, ठीक है, पर वो उसके आसपास थी। तो क्या देखने को मिलता है, जैसे ही वो स्विच को ऑन करते हैं उस वायर में से करंट जाता है, तो वो जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है, वो हिलती है। तो कंपास आपको पता है मैग्नेट की बनी होती है, तो उसके अंदर जो नीडल होती है, छोटा सा टुकड़ा होता है, वो मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट का बना हुआ होता है। तो मैग्नेट को हिलाने के लिए या तो हमें चाहिए कोई भी आयरन का टुकड़ा हमारे पास हो, ठीक है, या कोई दूसरी मैग्नेट हो। जब तक या आयरन निकल कोबाल्ट जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं वो टुकड़े हो, या फिर आपका मैग्नेट हो। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी, कोई भी पीस हमारे पास नहीं था। हमारे पास तो केवल और केवल उस टेबल पर ना ही तो कोई आयरन, ना ही कोई निकल, ना ही कोई कोबाल्ट, कोई ऐसा मटेरियल था ही नहीं। और अगर था तो वो तो पहले भी था, ठीक है। बैटरी का स्विच ऑन करने से पहले भी वो आइटम वहीं पे रखा था, कुछ भी हिला डुला नहीं, केवल स्विच ऑन किया और ऑन करते ही वो हिली। स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करते ही भी वो हिली। तो दोनों ही कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है कि हम स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो साफ तौर पे देखा जा रहा था कि ये जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं बैटरी के स्विच को ऑन करने पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके कारण कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। अदरवाइज कोई और टुकड़ा अगर है भी लोहे का तो वो ऑलरेडी पहले भी था, यानी उस टुकड़े को वहीं पे पड़ा हुआ है, उसके उसको हमने कुछ नहीं किया, उसके कारण नीडल पे कोई असर नहीं पड़ रहा, हम तो स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, इसके कारण असर पड़ रहा है। तो चलो मान लो जो टुकड़े थे वो भी हटा दिए, आयरन के पीसीस बिल्कुल खाली और फिर से दोबारा किया। अब केवल और केवल एक बैटरी, उसके साथ एक वायर कनेक्टेड है और एक कंपास आपके पास है। अब बस आपके पास ये तीन आइटम है, बैटरी, कंपास और वायर, और स्विच लगा हुआ है साथ में, ठीक है, वायर के साथ ही। अब स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो क्या देखते हैं, अब तो कोई लोहे का टुकड़ा नहीं, सब कुछ लकड़ी का, बेंच है, स्टूल है, उसी के ऊपर सब कुछ रखा हुआ है, टेबल है। और स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो देखते हैं हाँ भाई फिर से कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है, हिलती डुलती है स्विच के ऑन ऑफ करने पर। तो समझ में आया कि भाई हम स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं तो स्विच ऑन ऑफ होने पर एक चीज़ चेंज हो रही है, इस वायर में करंट पहले है और ऑफ करने पर नहीं है, ये कह सकते हो। ऑन करते ही करंट आ जाता है, ऑफ करने पर करंट वापस चला जाता है। तो करंट जीरो से मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से वापस जीरो। ये एक फिनोमिना, एक घटना हो रही है स्विच ऑन ऑफ करने पर, ये बदलाव होने लग रहा है वहाँ पर। तो ये जो बदलाव है, जरूर इस बदलाव के कारण ही कंपास के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कंपास डिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब ओरेस्टेड के दिमाग में आया कि हाँ भाई, कि कंपास को हिलाने के लिए मैग्नेट या आयरन निकल कोबाल्ट चाहिए, और स्पेशली रिपेल करना हो तो मैग्नेट ही चाहिए, और वो तो दोनों ही डायरेक्शन में जा रही है। हम कंपास को एक बार वायर के ऊपर रख देते हैं, एक बार वायर के नीचे रख देते हैं, दोनों कंडीशन में करंट फ्लो करवा के देखते हैं तो देखते हैं डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट में देखने को मिलता है। समझ में आया, यहाँ चाहो तो अट्रैक्शन भी देखने को मिल रही है और चाहे तो रिपल्सन भी देखने को मिल रहा है। ऐसा तो केवल एक मैग्नेट कर सकती है, ऐसा तो लोहा भी नहीं कर सकता, क्योंकि लोहा केवल मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा। तो यानी यहाँ पर मैग्नेट जैसा कुछ है इस जगह पर, ठीक है।
और वो जो मैग्नेट जैसा कुछ है वो उस करंट के कारण है। अब समझ में आने लगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ नाता है। ठीक है ना बच्चों, आ रहा है समझ में जो मैं बता रहा हूँ? सारी बात समझ पा रहे हो अच्छे से? ध्यान दीजिए, ना समझ में आए दोबारा सुनिए, ठीक है? ऑडियो पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। तो ये कुछ नाता अब समझ में आने लगा, लॉजिक जुड़ने लगे, और इस प्रकार हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग ब्रांच नहीं, ये तो दोनों एक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिस्टिड के थ्रू हमें ये पता चला इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में नाता है, रिलेशन है। तो आगे फिर मैग्नेट, तो फिर तो बिल्कुल मैजिकल डेवलपमेंट हो गई साइंस के फील्ड में। हमें एक बहुत अच्छी चीज़ का पता चल चुका था कि हम करंट से मैग्नेट बना सकते हैं। ओके, और फिर तो मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का भी प्रयोग किया जाने लगा, मैग्नेट बनाई जाने लगी इलेक्ट्रिसिटी से। और इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये आप लैब में भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास एक कंपास नीडल है। ठीक है, ये कंपास नीडल आपकी डिफ्लेक्ट कर सकती है, ये पिवोटेड है। तो पिवोटेड का मतलब यानी इस पॉइंट पर ये यहाँ पर आगे पीछे, ये सॉरी, रोटेट कर सकती है, ठीक है ना, घूम सकती है। तो ये है। अब यहाँ क्या किया हुआ है, कंपास, और कंपास के ऊपर से एक वायर गई हुई है, और ये जो दो वायर है, ये दो वायर इससे बहुत दूर है। ये यहाँ पे नज़दीक रखी है, लेकिन बुक में गलत दिखा रखी है इतनी नज़दीक। ये वाली वायर नज़दीक होनी चाहिए, बस ऊपर वाली, ठीक है ना, ये वाली कंपास की, और ये वाली वायर्स आपकी बहुत दूर होनी चाहिए। ठीक है, इनका हमें प्रभाव नहीं देखना, हमें इस वायर का प्रभाव देखना है कि कंपास नीडल पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमने क्या सेटअप, हमारे पास एक बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टर, जिससे हम रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक स्विच यूज़ किया है की, ये हमारे पास एक कंपास, और ये कॉपर वायर। ठीक है, तो शुरुआत में जब तक स्विच ऑन नहीं है, तो जो ये ब्लैक आपको दिखाई दे रही है डार्क लाइंस, ठीक है, ये पोजीशन आपकी इनिशियल पोजीशन कंपास की। और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने का मतलब इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, तो करंट का फ्लो इस दिशा में होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ। तो अब करंट फ्लो करते ही नई पोजीशन ये देखने को आपको मिलती है कंपास की, जो डॉटेड दिखाई हुई है। तो इनिशियली कंपास आपकी, जो हमने पेपर पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मानी है, तो साउथ पोल को साउथ नाम दे दिया, नॉर्थ को नॉर्थ नाम दे दिया, और इसी के अकॉर्डिंग आपका वेस्ट इस तरफ आएगा और ईस्ट इस तरफ आएगा। ठीक है ना, हमने ऐसे डायरेक्शंस अपनी मान ली। तो क्या देखने को मिला, जैसे ही स्विच ऑन किया, तो आपकी जो कंपास है वो, अगर करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो जो कंपास का डिफ्लेक्शन है वो वेस्ट की तरफ होगा। कब? जब वायर ऊपर है कंपास के। तो इसको स्नो रूल भी कहा जाता है, स्नो रूल, कि करंट की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ और वायर है ओवर द कंपास, तो डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ आपकी निडल मुड़ जाएगी। तो स्नो रूल से आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, कि हाँ डिफ्लेक्शन किस दिशा में होगा। अब अगर इसका उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब करंट को अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, तो बिल्कुल उल्टा देखने को मिलता है। इनिशियली फिर से वही इस तरह से आपकी कंपास थी, लेकिन इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है ईस्ट की तरफ, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा दिया। स्नो रूल तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन के लिए, और हमने कर दिया नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो आप एक तरह से ये कह सकते हो, ये बन गया NS, और ऊपर ही है वायर NSOE, नसोई रूल। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, स्नो रूल याद रख लीजिए। और स्नो के लिए आप ये याद रख लीजिए, करंट की डायरेक्शन अगर इस रूल के अकॉर्डिंग है तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन, और अगर सब कुछ साउथ नॉर्थ वैसे का वैसे ही रखा हुआ है सेटअप, जो इस रूल के लिए बड़ा नियम, बस क्या कर दिया, करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ कर दी, तो वेस्ट का उल्टा हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, ये है स्नो रूल। और क्या चेंजेस उल्टे हो सकते हैं, और देखिए, और उल्टा क्या, अब ये वायर, चलो करंट इसी दिशा में रहे, लेकिन वायर को इसके नीचे कर दो, तो भी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर से आपने उल्टा काम कर दिया, कंपास को आप ऊपर ले आए, वायर को नीचे ले आए। ओके, अच्छा, इसको नीचे रखे आप करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दो,
तो फिर से वेस्ट की तरफ हो जाएगा डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये रूल आप याद रखिए, ये सब कुछ यहाँ बताया गया है। इन डायग्राम को मेरे रूल के अकॉर्डिंग समझिए, आपको सारे समझ में आएंगे क्या दिया हुआ है, कैसे हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेट जो है 800 BC, तो एंशियंट जो ग्रीस आपका, जिसमें एक टाउन मैग्नीशिया, वहाँ पर इसकी डिस्कवर हुई थी, खोज हुई थी। तो एक काले रंग का, जो आप ये कह सकते हैं ओर ऑफ आयरन, यानी एक और आपको मिला काला पत्थर, जो कि आयरन का ओर होता है, उसमें से आयरन को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो उसका नाम लोड स्टोन था, या लोड स्टोन रखा गया। और इस लोड स्टोन में खासियत थी लीड करने की, यानी हमें एक डायरेक्शन बताने की, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप इस दिशा में आप जा रहे हैं। तो डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी थी, लीडिंग प्रॉपर्टी थी इस लोड स्टोन के अंदर, ठीक है। और ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, और जब इसे फ्रीली सस्पेंड करते, लटकाते, तो ये हमेशा अर्थ के जो नॉर्थ साउथ है ना, उस दिशा में इशारा करता। ओके, तो इस लोड स्टोन को मैग्नेटाइट के नाम से भी जाना जाता है, और इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट क्योंकि और है, आयरन का और है, तो यानी इस जो जिस चीज़ का और होता है उसमें से वो चीज़ निकाली जा सकती है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो इसमें से आयरन इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, और आयरन को इससे निकाला जा सकता है। जो मिनरल वगैरह और वगैरह आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो लोड स्टोन एक नेचुरल मैग्नेट आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है, जो कि आपके कम्बिनेशन से बनती है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ओके, इन सभी का एलॉय यूज़ करके हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हैं, और जो अलग अलग शेप में अवेलेबल है आजकल। दो पोल होते हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये आप सभी को पता है। नॉर्थ पोल नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये वाला जो किनारा है मैग्नेट का, हमारी अर्थ का जो जियोग्राफिक नॉर्थ है, उस नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया नॉर्थ पोल, क्योंकि हमारे नॉर्थ पोल की तरफ इशारा कर रहा है। साउथ पोल साउथ अर्थ के साउथ पोल की तरफ इशारा करता है, इसलिए उस एंड का, उस साउथ सीकिंग पोल का नाम साउथ पोल रख दिया है। और क्या चीज़ खासियत कि मैग्नेट के अराउंड जब भी हम कोई भी आयरन के पीसीज या कोई भी चीज़ रखते हैं, तो वो जगह, वो एरिया, वो हिस्सा, जिस हिस्से तक मैग्नेट अपना असर दिखा सके, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पर मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन देखने को मिल जाए, तो वो रीजन, मैग्नेट के चारों तरफ का वो हिस्सा, जिस हिस्से में मैग्नेट अपने फोर्स को अप्लाई कर सके, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ठीक है, उस हिस्से का नाम, उस रीजन का नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए आप ये छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप एक बार मैग्नेट ले लीजिए, तो बार मैग्नेट आप लीजिए, जो कि ये दिखाई गई है यहाँ पे, और इस बार मैग्नेट को लेकर आपको सिंपली क्या करना है, धीरे धीरे आप जो आयरन फीलिंग्स होती है, लोहे का बुरादा, बिल्कुल बारीक बुरादा, ठीक है, जो कि आप जो ये होते हैं ना, जो कैंची को धार लगाते हैं, चक्कू को धार लगाते हैं, जो उनके पास ग्राइंडर होता है, तो उसका जो बुरादा है वो वाला लीजिए। ये नहीं कि जो फैक्ट्रियों में निकलता है लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, वो नहीं, बिल्कुल बारीक बुरादा, वो ले लीजिए, और उसे स्प्रिंकल कीजिए इस आयरन बार के ऊपर, ठीक है, हर तरफ, चारों तरफ, ठीक है, इसके आसपास स्प्रिंकल करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आयरन फीलिंग अपना एक रूप आप लोगों को दिखाएगी, ऐसे अरेंज हो जाएगी जैसे ये दिखा रखा है फिगर के अंदर, बहुत अच्छा दिखाया हुआ है ये, ठीक है ना। इस तरह से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये क्या चीज़ है, ये शो करता है कि ये जिन जिन जहाँ जहाँ पर ये आयरन फीलिंग अरेंज है, ये आपकी, आप इनको नाम रख सकते हैं इसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग के साथ साथ आयरन फीलिंग अपने आप को सेट कर लेती है, और कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। तो ये एक्टिविटी आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जानकारी देती है। यहाँ पर आपको ये आयरन फीलिंग का अलाइनमेंट देखने को मिलता है। और भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आप कंपास यूज़ करके आप एक बार कंपास लीजिए, ठीक है, और उस कंपास को आप, जैसे यहाँ पे आपने रखा साउथ पोल के पास, तो आप देखेंगे नॉर्थ पोल, जैसे ही आप साउथ पोल के पास आप क्या रखते हो, कंपास रखते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्थ पोल है वो तो साउथ की तरफ आ जाएगा, और साउथ पोल साउथ से दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये ड्राइंग में जो दिखाया गया है ये गलत दिखाया गया है, इधर नॉर्थ आएगा, इधर साउथ, और ये एरो उल्टा हो जाएगा, तो इधर से एरो चलते दिखेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपास आप यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे, जैसे इसमें दिखा गया। और एक कंपास का भी यूज़ करके आप पॉइंट लगाते जाइए, जैसे साउथ पोल जिधर इशारा कर रहा है उस एरो हेड के नीचे पॉइंट लगा दो पेपर पे, और उस पॉइंट पे अब साउथ पोल रख दो, फिर वो जिधर इशारा करे
फिर अगले पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स बना लो और सभी को कनेक्ट कर दो, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्या मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे कुछ इस तरह से कि ये कंपास है, यहाँ रख दी तो ये इधर इशारा कर रही है, तो ये जो जिधर इशारा कर रही है पेपर पे, यहाँ पे एक पॉइंट बना दो आप इस जगह पे। अब इस कंपास को दोबारा से उठाओ यहाँ से, ठीक है ना, इसको उठाओ और उठाकर जहाँ पर ये पॉइंट था आपका, जैसे यहाँ पॉइंट आया था हमारा ये, यहाँ पर इस जगह पे फिर से इस कंपास को रख दो, और ये अब इस कंपास का साउथ आ जाना चाहिए यहाँ, तो ये कुछ ऐसे इशारा करेगी। फिर यहाँ पर फिर से आप एक पॉइंट लगा दो, फिर से कंपास को रख दो, कंपास का साउथ यहाँ पे, फिर ये इधर इशारा करेगी, और ऐसे जोड़ते जाओ पॉइंट्स को। ये सारे पॉइंट जितने मिलेंगे उन सभी को आप कनेक्ट कर दो, तो आपको एक ऐसी लाइन ऑफ फोर्स मिल जाएगी, ठीक है, जो आप शो कर सकते हो पेपर पे ड्राइंग के जरिए। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व होते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट के जैसे नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुए तो नॉर्थ से गए साउथ, और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से वापस कहाँ आते हैं, नॉर्थ, तो ये क्लोज हो गया ये रास्ता, ऐसे इधर से ये रास्ता क्लोज। तो क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व होते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे ये भी यहाँ डॉटेड लाइन ये कहीं आ रही है, ऐसे ही यहाँ से, तो क्लोज्ड कर्व होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। पोल स्ट्रेंथ, या ये कह लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है पोल के ऊपर, मैक्सिमम होती है पोल्स पर, ठीक है, और मिनिमम एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, और मिनिमम कहाँ पर होती है, बार मैग्नेट के सेंटर पर होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउडेड होगी, भीड़ होगी, वहाँ पे पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा, और जहाँ पे ये क्राउड कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, वहाँ पर पोल स्ट्रेंथ, वहाँ पे ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिनिमम हो जाएगी। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सोचिए किसी एक पॉइंट पर आपने कंपास को रखा और उस पॉइंट से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो आपकी जो कंपास की नीडल है वो एक ही टाइम पे दो दिशाओं में इशारा करनी चाहिए, यानी वो इधर भी इशारा करनी चाहिए वही कंपास अकेली, और इधर भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक नीडल है वो इधर भी इशारा करे, इधर भी दिखे आपको उसी समय और इधर भी दिखे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है। तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो मेरे साथ व्हाट्सअप शेयर कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है।